हाय एवरीवन, ये हमारा 11वीं का सेट थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर हो रहा है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सेट थ्योरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा अलजेब्रा है मैथमेटिक्स का जो कि कई सारे ब्रांच में यूज होते हैं। सेट थ्योरी अगर आपसे आती है तभी जाके आप मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी समझ पाओगे। स्टैटिक्स में भी इसका यूज होता है सेट थ्योरी का। आप आगे चल के पढ़ोगे, मैकेनिक्स में भी सेट थ्योरी का यूज होता है। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन में भी सेट थ्योरी का यूज होता है। तो ये आपका बेटा जो अलजेब्रा होता है उसका मेन बेस होता है। अगर आपको अलजेब्रा समझना है, क्योंकि 11th में भी अलजेब्रा है, 12th में भी अलजेब्रा है, अगर आप अलजेब्रा को अपने मजबूत रखना चाहते हो, क्योंकि बेटा अलजेब्रा ही एक ऐसा मैथमेटिक्स का पार्ट है बच्चों के कम समझ में आता है, तो इस पार्ट को आप इतना अच्छे से समझ लीजिए कि आपको कभी कोई दिक्कत ही ना हो। ओके, अब बात ये आती है कि सेट थ्योरी किन्होंने दी थी। तो एक मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन ग्योर्ग कैंटर, किन्होंने दिया था सेट थ्योरी। ग्योर्ग कैंटर, इन्होंने बेटा सेट थ्योरी को समझाया कि सेट थ्योरी है क्या। ओके, इनको आप फादर ऑफ सेट थ्योरी भी कह सकते हो, कि जो ग्योर्ग कैंटर हैं वो सेट थ्योरी के जनक भी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सेट थ्योरी के बारे में बताया। सेट थ्योरी आप पढ़ रहे हो तो आपको कलेक्शन के बारे में जानना जरूरी है कि कलेक्शन क्या होता है। बेटा आप मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी स्टेशनरी के सामान हैं, उनको आप कलेक्ट कर लो तो यही कलेक्शन बन गया। आपके घर में बेटा सब्जियां आती होंगी तो टोकरी में रखी जाती होगी ना इकट्ठा, है ना, तो ये भी क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया। बच्चों अगर आप ध्यान देते होंगे, आपके घर में बुक्स होंगी एंड रफ होंगे, उनको भी आप कलेक्ट करके रखे होंगे, वो भी कलेक्शन हो गया। ओके, आपके घर में मम्मी आपकी अलग अलग प्रकार के जो मसाले होते हैं उनको डिब्बा में रख के एक अलमारी में रखी होंगी, उनका अलग कलेक्शन बना के रखी होंगी। इसी प्रकार से बेटा सेट थ्योरी में भी कलेक्शन जानना जरूरी है। तो कैसे कलेक्शन सेट होंगे वो आगे चल के हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं कि सेट्स आखिर होता क्या है, फिर हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि सेट होता क्या है और कलेक्शन क्या होता है और किस प्रकार के कलेक्शन आपके सेट्स कहलाएंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के कलेक्शन सेट कहलाएंगे। प्रत्येक कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा, एक स्पेशल प्रकार की प्रॉपर्टी उसमें जब आ जाती है कलेक्शन में, एक स्पेशल प्रकार की जब प्रॉपर्टी उस कलेक्शन में आती है तब जाके वो सेट कहलाता है। ओके, तो पहले चलिए हम लोग सेट थ्योरी की डिफिनीशन नोट कर लेते हैं, सेट थ्योरी होता क्या है। सो अ सेट इज अ collection of well defined objects which are distinct from each other, distinct from each other। तो आइए बेटा ये जो हमने लिखा है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ बेटा मैंने क्या लिखा दिया है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो, विच आर डिस्टिंग फ्रॉम ईच अदर, और वो सभी अलग अलग हों, एक दूसरे से अलग अलग हों। तो सेट क्या होता है, एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो उसे हम सेट्स कहते हैं। कि अगर आपने एक कलेक्शन बना लिया है और वो वेल डिफाइन हो गया है तो वो सेट होगा। अब बात आती है कि वेल डिफाइन क्या होता है, इसी को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलेक्शन आप बना लेते हो लेकिन उसको वेल डिफाइन नहीं कर पाते हो। तो बेटा जैसे हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ
वावेल, वावेल क्या होते हैं बेटा? ए ई आई ओ यू। ओके, ये आपका यहाँ पे वेल डिफाइन है। क्यों? क्योंकि जितने भी वावेल हैं वो सभी आ गए हैं। अगर बेटा इसी में हम ए भी ला दें, ई सॉरी ए तो है ही वावेल, अगर बेटा इसी कलेक्शन में हम बी ला दें, क्या ये कलेक्शन है? हाँ बेटा कलेक्शन तो है, लेकिन क्या ये वेल डिफाइन है? वेल डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जितने भी एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, ये तो एक ही मेंबर से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये दूसरे मेंबर से बिलोंग करता है। कहने का मतलब ये है कि इनकी सभी एलिमेंट की तो एक ही प्रॉपर्टी है, ये एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ए ई आई ओ यू का जो गुण है वो सभी का एक ही है, लेकिन बी का गुण अलग है। यहाँ अलग अलग गुण होने के कारण ये वेल डिफाइन नहीं है, लेकिन ये कलेक्शन है। इसी तरीके से अगर बात करूं मैं बेटा, कलेक्शन ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, इन योर स्कूल, तो बेटा ये फिट है क्योंकि ये कंफर्म है कि आपके यहाँ 10 टीचर हैं या 12 टीचर हैं, उनकी संख्या भी कंफर्म है। ओके, तो ये टीचर है, टीचर का जो कलेक्शन होता है ये भी वेल डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि ये भी अपने आप सही है कि जितने भी टीचर हैं उनके बारे में आप सभी लोग जानते हो, और उनकी सभी की एक ही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी एक ही क्या है? कि वो एक ही स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं। सभी टीचर की प्रॉपर्टी क्या है? कि जितने भी टीचर हैं वो सभी एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ओके, एक ही संस्था में काम कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ टीचर, किसी भी स्कूल में जो टीचर का कलेक्शन होता है वो वेल डिफाइन ही माना जाता है। इसके बाद बेटा अगर हम बात कर दें कलेक्शन ऑफ गुड टीचर, अगर हम ये बात करें कि कल आप अपने आपके स्कूल में जितने टीचर हैं उनमें से गुड टीचर्स का आप चुनाव करिए, तो बेटा ये बड़ा कठिन काम है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपको कोई टीचर अच्छा लग रहा है, कि रमेश सर हैं, रमेश सर ऋतिक को अच्छा लगते हैं, ऋतिक को अच्छा लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रमेश सर सुजल को भी अच्छा लगे। ओके, रमेश सर हिंदी अच्छा पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन रमेश सर संस्कृत अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो कुछ बच्चों को तो रमेश सर अच्छे लग रहे हैं, कुछ बच्चों को दूसरे टीचर अच्छे लग रहे हैं। मतलब ये जो कलेक्शन है ये हमारा केवल कलेक्शन है, वेल डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड जो वर्ड है बेटा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को किसी बच्चे को कोई अच्छा लगता है, किसी का पढ़ाना समझ में आता है, किसी बच्चों का दूसरे टीचर का पढ़ाना समझ में आता है। मतलब इसमें ऐसा हर एक बच्चे की एक ही राय नहीं रहती है, इनकी जो राय है अलग अलग रहती है। किसी को रमेश सर अच्छे लगते हैं, किसी को नागेंद्र सर अच्छे लगते हैं, ओके, किसी को शिव सर अच्छे लगते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन इनकी जो विचार है चेंज होती रहती है, एक ही विचार नहीं है। जिस दिन एक ऐसा कलेक्शन बन जाएगा जिसमें हर एक बच्चों की विचार एक ही बन जाए, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइन हो सकता है। ओके, जैसे हम बात करें कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर स्कूल, हाँ, तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को लड़की ठीक है ना, ये पर्सन टू पर्सन गुड, ब्यूटीफुल, बैड, वर्स ये वेरी करते हैं, इसलिए ये भी कलेक्शन है, ना कि आपका सेट। अगर हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, ओके, या कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन योर स्कूल, तो ये भी बेटा बता पाना बड़ा कठिन है। ठीक है, कि कौन बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा पेंटिंग में अच्छा है, कोई बच्चा टीचिंग में अच्छा है, कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई एसे राइटिंग में अच्छा है, किसी की मैथ अच्छी है, किसी की साइंस अच्छी है। तो ये वर्ड बेटा आप जिस सेंटेंस में क्लियरिफिकेशन ना हो, जो सेंटेंस डाउटफुल होते हैं, जो कलेक्शन डाउटफुल होते हैं, उनको हम वेल डिफाइन के अंतर्गत नहीं रखते हैं। एक सीधा सीधा आप समझिए, ऐसे कलेक्शन जो कि डाउटफुल रहते हैं,
वो हमारा वेल डिफाइन के अंतर्गत नहीं आता है। वेल डिफाइन को आप ये भी समझ सकते हो कि जो हमने कलेक्शन लिया है उसमें जितने भी मेंबर हैं एक ही फैमिली से बिलोंग करें और उनकी सभी की प्रॉपर्टी एक ही हो, ओके, और वो अपने आप पूर्णतः कंप्लीट हो। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो आपको मैंने काफी कुछ बता दिया है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। मान लीजिए बेटा हमने एक एन लिया, इसमें 1 2 3 4 ये तो सही है, लेकिन मान लीजिए इसी में हमने ले लिया -1, तो -1 क्या है, इन सभी प्रॉपर्टी से अलग है, इसलिए ये फिर वेल डिफाइन नहीं हो पाएगा। ओके, अगर -1 नहीं है तब तो वेल डिफाइन है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, तो सेट को हमने क्या बताया बेटा, सेट इज अ वेल डिफाइंड और a set is a collection of well defined objects which are distinct from each other। सेट क्या होता है, एक ऐसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइन हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइन हो और वो सभी एक दूसरे से अलग अलग हो, इनको हम कहते हैं सेट्स। ओके, सेट को जनरली बेटा हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से या बोल्ड लेटर भी बोला जाता है, या इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम्पल मैं आगे भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इरेज किया देता हूँ। ओके, आप तो समझ गए होंगे कि वेल डिफाइन का मतलब आखिर होता क्या है। मैं आपको जो ये चीज बोला हूँ कुछ शॉर्ट में लिखवा भी दूंगा जिससे आपको रिमेम्बर भी रहे। तो आप सेट आर जनरली डिनोटेड बाय set are generally denoted by कैपिटल लेटर या बोल्ड लेटर, कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, A B C X Y and its element is denoted by small letter of English alphabet, A B C D so on। ओके, तो बेटा क्या होता है, सेट को हम हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ओके, जब भी हमको कहीं सेट डिनोट करना होगा तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, और इसके जो अंदर बेटा एलिमेंट होंगे उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करें। कैसे बेटा, ये बेटा क्या है, सेट का सिंबल है, ठीक है, ये कौन, ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट आपका है, करली ब्रैकेट है, ये बेटा क्या है, सेट का नोटेशन है। इसके अंदर जो बेटा चीजें लिखी रहती हैं वो एलिमेंट हैं। ओके, आप जब भी सेट को लिखोगे तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर A B C या XYZ जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। सेट को ये ब्रैकेट जो ही सेट रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके अंदर जो होते हैं बेटा ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट, ओके, या फिर मेंबर, ओके, या ऑब्जेक्ट। सेट के अंदर जो चीजें लिखी रहती हैं उनको हम किस किस नाम से जानते हैं, एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर। ओके, तीन नाम से जानते हैं। तो यही मैं लिखाया हूँ कि सेट को हमेशा बेटा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये तो क्लियर हो गया होगा जो मैंने ऊपर लिखवाया। तो यहाँ मैंने ये बेटा लिखा दिया है, सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ABCXYZ से डिनोट करते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, अब बेटा कुछ और चीजें हैं, इसको मैं आगे डिटेल में भी आपको बता दूंगा। जैसे बेटा आपने एक सेट ले लिया है, इसके अंदर एलिमेंट आपने ले लिया है ABC। ओके,
एक मैं आपको सिंबल बताने जा रहा हूँ, ये कहलाता है बिलोंग्स टू। क्या कहलाता है? बिलोंग्स टू। कहीं बेटा लिखा है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब ये है बेटा कि जो स्मॉल ए है इस कैपिटल ए के अंदर है। ए, इसको क्या पढ़ते हैं? ए बिलोंग्स टू ए, इसको हमेशा बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ए बिलोंग्स टू ए, ये जो हमारा स्मॉल ए है कैपिटल ए के अंदर है। ध्यान रखिएगा, कहीं लिखा है बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो बी एलिमेंट है इस ए सेट के अंदर है। बिलोंग्स ए का मतलब है कि वो एलिमेंट उस सेट में है, वो एलिमेंट उस सेट में है। एक नोटेशन और है बेटा, ये बनाइए, बिलोंग्स टू बीच से फाड़ दीजिए, कहलाएगा नॉट बिलोंग्स टू। क्या कहलाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। तो बेटा देखिए, डी नॉट बिलोंग्स टू ए, डी क्या ए में है? नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, ये भी आप जो है जो उस सेट में एलिमेंट है उसके लिए हम बिलोंग्स टू यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट उस सेट में है। जो एलिमेंट नहीं है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को बीच से फाड़ देंगे, कहलाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ओके, चलिए, ये तो आप प्रॉपर समझ गए होंगे। इसके बाद बेटा कुछ राइट कर लीजिए आप। इफ, इसी चीज को जो मैंने आपको समझाया इसी को नोट कर लीजिए। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, अगर बेटा ए जो है कोई एलिमेंट है ए सेट का, देन वी राइट, हम क्या लिखेंगे बेटा? देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। अगर वो एलिमेंट उस सेट में नहीं है बेटा, एंड इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू, if A does not belongs, if A does not belongs to A, then we write क्या लिखेंगे? A does not belongs to A। ओके, तो बेटा इनको आप दो सिंबल, हम लोग अलग से भी सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बिलोंग्स टू कहलाता है और ये नॉट बिलोंग्स टू कहलाता है। ओके, तो ये आपने बेटा नोट कर लिया होगा। अब हम बेटा कुछ आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से कलेक्शन वेल डिफाइन होंगे। इसी के जस्ट आगे ये सभी लोग नोट कर लीजिए प्रॉपर। और बेटा जब भी आप YouTube या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो सही जो पढ़ने का तरीका है ये होता है बच्चों कि आप एक ऐसे कमरे को चूज करें जिसमें आप अकेले बैठे हों, आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए हैं जब जहाँ मम्मी खाना पका रही हैं और इधर किसी की ग्लास गिर रही है, कि कोई मम्मी आपकी बुला रही हैं कहीं, किसी को कोई आप ही से मिलने चला आया, कोई भैया आपका दौड़ा चला आया, तो आपका वहाँ पे कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। और दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको। तो पहली चीज तो मैंने आपको बता दिया, ओके। और हम आपको क्या बताने वाला था कि जो वेल डिफाइन होता है वो जितने भी एलिमेंट हैं एक ही मेंबर से बिलोंग करते हैं, तब वो जाके वेल डिफाइन होगा, अदरवाइज वेल डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको आप प्रॉपर राइट कर लीजिए। अब हम लोग एक ऐसा कलेक्शन लेते हैं कि कौन सा वेल डिफाइन है कौन सा वेल डिफाइन नहीं, या फिर एग्जांपल हम लोग लेके अब बता रहे हैं। सेट का एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो एग्जांपल कौन कौन से होंगे बेटा, इनको आप प्रॉपर राइट कर लीजिए। पहला एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अभी मैंने इसको बेटा बताया भी था। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, मीन्स AEIOU। दूसरा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, फर्स्ट
5 प्राइम नेचुरल नंबर, तीसरा बेटा कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन द यूनियन इंडियन यूनियन टेरिटरी, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन इंडियन यूनियन टेरिटरी, इंडियन यूनियन टेरिटरी, इंडियन यूनियन, बस इंडियन यूनियन टेरिटरी, या टेरिटरी न लिखिए, इसको लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इन इंडियन यूनियन। कलेक्शन ऑफ पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, कलेक्शन ऑफ पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो बेटा ये ऐसे कलेक्शन हैं जो अपने आप कंप्लीटली सही हैं, कंप्लीटली इसके जितने भी एलिमेंट हैं एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। ओके, इसलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइन है, और ये वेल डिफाइन है तो ये पूरे सेट के एग्जाम्पल हैं। जब सेट, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, और ये भी एक सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि ये वेल डिफाइन है। क्यों वेल डिफाइन है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे। ओके, तो ये आप सेट के बारे में पूर्णतः क्लियर हो गए होंगे कि सेट क्या होता है। अब बेटा बात ये आती है कि वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, तो उसको भी नोट कर लीजिए। वेल डिफाइन मीन्स, वेल डिफाइन मीन्स, तो वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है बेटा, पहले हम लोग राइट कर लेते हैं फिर इसको क्लियर करते हैं। वेल डिफाइन का मतलब बेटा यही है, वेल डिफाइन का मतलब यही है कि जो भी आपने कलेक्शन लिया है उसके अंदर जितने भी मेंबर हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे वो कलेक्शन फिट हो जाएगा, बिलोंग नहीं करते हैं तो वहाँ पे वो फिट नहीं होगा। तो नोट कर लीजिए, बाय वेल डिफाइन मीन्स, डिफाइन मीन्स that given a set, an object, it should be objectively, it should be objectively possible to decide, possible to decide whether the object is or is not a member of the set, member of the set। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मैंने ये लिखवा दिया है कि वेल डिफाइन मीन्स, वेल डिफाइन का मतलब ये होता है दैट गिवन अ सेट एंड ऑब्जेक्ट, जो भी सेट दिया हुआ है और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी सेट दिया हुआ है और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हैं, इट शुड बी ऑब्जेक्टली, इट शुड बी ऑब्जेक्टिवली पॉसिबल टू डिसाइड whether the given object is or is not a member of the set। मतलब कहने का ये है कि जो भी सेट दिया हुआ है उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये हम पूर्णतः डिसाइड कर पाते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं एक ग्रुप के हैं या एक ही फैमिली के हैं, या ये डिसाइड नहीं कर पाते कि एक ही फैमिली के हैं। हमें यहाँ वो डिसाइड अगर हो जाता है कि एक ही फैमिली से है, ध्यान रखिएगा, अगर वो जितने भी ऑब्जेक्ट उस सेट में हमने ले रखा है तो यहाँ पे अगर आपको डिसाइड हो जाता है तो वहां पे हम कहेंगे वो वेल डिफाइन है। जैसे बेटा यहाँ पे अगर हम AEIOU ले लेते हैं तो ये कलेक्शन आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जितने भी हैं वॉवेल हैं, लेकिन ये सभी अलग अलग है ना, AEIOU सब अलग अलग हैं। तो ये सभी जो है बेटा वॉवेल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सभी की एक है,
ये सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। क्लियर? ओके। अब बात ये आती है बेटा कि कहाँ पे वेल डिफाइन हम लोग नोट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वेल डिफाइन नहीं होता है। आपको समझाने के लिए आप समझिएगा, अगर बेटा किसी भी स्टेटमेंट में डाउट हो, डाउट स्टेटमेंट अगर आपको लगता है, जैसे कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, तो बेटा यहाँ पे डाउट है कि कौन सा ब्यूटीफुल, आपके लिए ब्यूटीफुल कि दूसरे के लिए ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ हर एक के अनुसार एक ही उनका मत नहीं रहेगा। किसी को रोज अच्छा लगता है, किसी को चमेली अच्छी लगती है, किसी को रात रानी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर डाउट क्रिएट कर दिया स्टेटमेंट में। कहीं अगर गुड लिखा हो बेटा स्टेटमेंट में, कहीं बेटा बैड लिखा हो, कहीं बेटा ब्यूटीफुल लिखा हो, कहीं बेटा अगली लिखा हो, ठीक है, ये बेटा ईटीसी और बहुत सारे हैं, ये वेल डिफाइन के कैटेगरी में नहीं रखे जाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा? वेल डिफाइन का मतलब आप क्लियर हो पाए होंगे। इसके बाद बेटा क्या आता है कि कुछ हम लोग नोटेशन देख लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो कॉमनली बेटा फिट हैं उनको हम लोग प्रॉपर राइट कर लेते हैं कि कॉमनली फिट कौन कौन से हैं। कुछ लेटर्स फिट के लिए यूज किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो राइट डाउन सम लेटर्स यूज फॉर फिट। बेटा ये थ्योरी लिखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन के लेवल पे पढ़ाई करना चाहते हैं, देखिए रट्टा मारना अलग है, ओके, समझ के पढ़ना अलग है। अगर आप जीवन में रट्टा मार रहे हो तो आपको रट्टा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। रट्टा मार के तो परसेंटेज ला लोगे, 93 99 ले लोगे, लेकिन अगर आपसे कॉन्सेप्ट नहीं बनता और प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट बेस पे आ गया तो वहीं पे आपकी गाड़ी रुक गई। तो रट्टा मारना बोर्ड एग्जाम, एक कहावत है कि जो रट्टा मारते हैं उनको तो बोर्ड एग्जाम में क्लियरिफाई कर लेते हैं, पूरा उनका 100% देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कंपटीशन में उनका पेपर तक क्लियर नहीं हो पाता। एक कहावत है, देसी कहावत, रट्टाफिकेशन इज द गुड, रट्टाफिकेशन इज द गुड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो रट्टाफिकेशन नहीं मारिए। 11th-12th में आपको रट्टा मारेंगे तो कहाँ तक रट्टा मारेंगे, कितना आप रट्टा मारेंगे। ओके, तो कुछ बेटा यहाँ जनरली लेटर यूज किए जाते हैं, उनको आपको प्रॉपर देखना है। एन किसके लिए यूज किया जाता है, डब्ल्यू किसके लिए यूज किया जाता है, ओके, जेड किसके लिए यूज किया जाता है, जेड प्लस किसके लिए यूज किया जाता है। अरे जेड प्लस सुरक्षा नहीं, यहाँ जेड प्लस का मतलब इंटीजर से है, सुरक्षा ना समझ लेना तुम लोग। क्यू किसके लिए यूज किया जाता है, आर किसके लिए यूज किया जाता है, आर प्लस किसके लिए यूज किया जाता है, और कैपिटल सी किसके लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये किसके लिए क्या यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, ये प्रॉपर आपको, ये पूरा मैं बच्चों बेसिक से लेके क्लियर कर रहा हूँ आपका, ये नहीं कि कहीं कुछ छोड़ रहा हूँ। ओके, आप प्रॉपर नोट्स कॉपी अपनी तैयार करिए, आपको यहाँ हर एक टॉपिक क्लियर होने वाला है। एन क्या होता है बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या बताता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डब्ल्यू क्या बताता है, सेट ऑफ होल नंबर। जेड या आई, ये क्या बताता है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड प्लस क्या कहलाता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। प्लस का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स।
क्यू क्या बताता है? फिट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो मालूम है, रैशनल नंबर। ओके, इसके बाद आर क्या बताता है? फिट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर मालूम है ना, रैशनल प्लस इरेशनल। फिट ऑफ रियल नंबर। आर प्लस का मतलब फिट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। फिट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। सी क्या बताता है बेटा? ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे जब हम लोग दूसरे यूनिट की शुरुआत करेंगे। फिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बेटा, हम ये देखेंगे कि n जो है w में कंटेन है, w जो है z में है, z जो है z प्लस, z जो है q में कंटेन है, q जो है r में कंटेन है, r जो है c में कंटेन है। आगे हम एक सिंबल का को लेके और डिस्कस करेंगे। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n जो है वो z का सबसेट है, z जो है z और i, z का मतलब इंटीजर, q का सबसेट है, q जो है r का सबसेट है, r जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। यहाँ पे बेटा ये आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, ये सबसेट का नोटेशन यूज है। ये जो इस तरह का नोटेशन यूज किए हैं, हम आगे पढ़ेंगे सबसेट, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये सबसेट का नोटेशन है। एन जो है जेड के अंदर है बेटा, आप देखोगे कि एन जो है इंटीजर, एन के जितने भी एलिमेंट हैं इंटीजर में रहते हैं। इंटीजर के जितने भी एलिमेंट हैं रैशनल नंबर में रहते हैं। रैशनल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं रैशनल नंबर में रहते हैं, सॉरी रियल नंबर में रहते हैं। और रियल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में रहते हैं। अब बेटा कुछ मैथमेटिकली सिंबल हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, मैं इसको इरेज किए देता हूँ, फिर ये आपके लिए अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नोट करना चाहें इसको नोट कर लीजिए। ओके, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ और सिंबल्स लिखाना है। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। तो इसमें अब क्या बचता है बेटा? आज के लेक्चर को एंड करने के पहले हम लोग थोड़ा सिंबल भी देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल, मैथमेटिक्स में कुछ सिंबल यूज होते हैं, इनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं कोई भी सिंबल बीच में आ जाता है तो वहाँ पे आप मुझे परेशान करोगे चैट में, सर ये आपने बताया नहीं था, इसलिए हर एक चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। ओके, बीच में एक लाइन भी खींच लेता हूँ, आपको क्लियर रहे कौन सा सिंबल किसके लिए यूज होता है प्रॉपर। वही सिंबल बेटा मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पे, जो आपके मैथमेटिक्स में प्रॉपर यूज होते हैं। कुछ 9-10 के भी आ जाएंगे, उनको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, इन सिंबल को प्रॉपर आप समझिए, प्रॉपर नोट कर लीजिए कॉपी में, तब जाके आपको क्लियर हो पाएगा। ओके, तो बेटा जो आपका पहला सिंबल है, सीरियल नंबर भी डाल सकते हो इधर, इधर आप सीरियल नंबर भी डाल दीजिए। ओके, तो चलिए एक तरफ आप डालिए सीरियल नंबर, दूसरे तरफ आप डालिए सीरियल नंबर। कौन कौन से सीरियल नंबर के हैं? सिंबल FIMBOL, FIMBOL। तीसरा इधर डालिए सिंबल नेम, सिंबल नेम।
ये नोटेशन कौन कौन से हैं सिंबल ये प्रॉपर? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 ही मैं सिंबल बताऊंगा बेटा। ये मैंने आपको अभी लिखाया है कि ये क्या कहलाता है, बिलोंग्स टू। वो क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ओके, ये क्या कहलाता है, बीच से फाड़ दें इसको, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स। ये क्या कहलाता है बेटा, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। और ये क्या कहलाता है बेटा, इसको बीच से फाड़ दें, डज नॉट एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में है, बीच से फाड़ देंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट। इसका पूरा बेटा मैथमेटिक्स में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कहाँ पे कौन सा सिंबल अप्लाई होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर है बेटा इफ, अगर दोनों तरफ एरो कर दें, इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ, या फिर इफ आई डबल एफ। फिर एक और सिंबल ये कहलाता है भी, बनाइए और उसको बीच से काट दीजिए, भी बना के बीच से आप काट दीजिए, ये आपका भी हो गया, काट दीजिए। फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी। और एक और सिंबल है ये, या फिर एक सीधी लाइन ड्रा कर दीजिए, ये कहलाता है सचकर। बच्चों और कुछ सिंबल हैं, तो क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा और फिर बोरिंग लगने लगता है, इसलिए आज का लेक्चर बस यहीं पे एंड करते हैं। कल और सारे सिंबल हम लोग, इसके जस्ट आगे वाले सिंबल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों पढ़ते रहिए आप लोग प्रॉपर घर में, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की गवर्नमेंट की गाइडलाइन को पालन करते हुए आप पढ़ाई करते हुए, मैं आपको यहाँ पे पूरा लेक्चर A to Z कंपटीशन विथ योर बोर्ड एग्जामिनेशन का क्लियर करता चला जाऊंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।